D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग डीआई कर रहे हैं और ये स्पेशली पेट के लिए ही कर रहे हैं और भी एग्जाम में ये काम आएगा ही आएगा। लेकिन इसमें जो 5 न्यूमेरिकल करा रहे हैं आपको वो पेट के लिए ही है, शुरुआत वाले। उसके बाद तो ग्राफ आपको हर जगह काम आना ही आना है। तो आइए आज शुरू करते हैं इसको। देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि किसी संख्या का 1/3 यदि 75 है तो निम्नलिखित में से उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा? उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा आपको बताना है। अच्छा, अगर 1/3 75 है, इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 75 आ रहा है संख्या का ना। संख्या का 1/3 75, तो अगर आप एक्स मान लेते हैं संख्या को, एक्स ऐसे मानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी समझने के लिए x/3 संख्या का x/3 75 है। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि संख्या बताइए कितना होगा, तो आप बताएंगे कि संख्या होगा 75 इंटू 3। तो 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 पचे 15 का 5, और फिर कितना लगेगा? 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। तो ये हो जाएगा 225। तो जो हमारी कंप्लीट संख्या है वो है हमारी 225। अब सवाल ये है कि कौन सा हिस्सा जो है 45 होगा। तो आपको देखना है कि 45 कौन सा होगा। तो एक बात तो है कि 5 से कटने वाला डिजिट हमारे यहाँ पे ये है ना, 5 देख रहे हैं, यहाँ पे 5 है। तो इकाई का अंक 5 है, तो जो हर होगा हर में, तो हर में 5 होना चाहिए, तो है नहीं किसी में, इसी में 5 दिख रहा है। तो क्या हम इसका 1/5 निकालेंगे तो 45 आ जाएगा? तो देख रहे हैं 1/5 निकाल के, 5 चौके 20 हो गया, और 2 है तो 5 पचे 25 हो गया, तो आ गया। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिसका हो जाएगा 1/5। देखिए, यूनिट डिजिट से हम लोग पकड़ लिए यहाँ से कि यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 होता है यूनिट डिजिट अगर किनारे वाला अंक, इसका मतलब वो 5 से कटेगा तभी तो होगा। तो नीचे वाला 5 से कटने वाला हर में एक ही था। आइए, बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। अगला देखिए, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। एक जो बाप है या पिता है, उसका आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी। तो 30 गुनी तो आपको बताए होंगे क्लास में भी कि देखिए, प्रेजेंट में हमेशा मानते हैं। तो बाप का उम्र भी आपने माना है एफ, ये प्रेजेंट में, और बेटे का भी एस माना है, ये प्रेजेंट में। दोनों प्रेजेंट में माना जाता है, ठीक है। वर्तमान में क्या चल रहा है, ठीक। अच्छा, बोल रहा है कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 30 गुनी है, जो बाप की आयु है वो बेटे की आयु की 30 गुनी है। तो देखिए, अब 30 गुनी इसका हम निकालते हैं। बाप की आयु बेटे की आयु के 30 गुनी, तो हमने प्रेजेंट में एफ माना है, फादर का एज 30 माना है, और बेटे की उम्र का 30 गुना है, तो हमने इसमें 30 से गुना कर दिया बेटा में। तो ये हो गया बाप और बेटे का एक रेशियो, हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया, बाप बेटे का 30 गुना। अच्छा, ये बोल रहा है 18 बरस बाद। तो आपको बताए होंगे कि 18 साल आप दोनों में जोड़ेंगे, तो एफ प्लस 18 इसमें भी, क्योंकि बाप भी 18 साल बढ़ेगा, और फिर एस प्लस 18 बेटा भी 18 साल बढ़ेगा, तो बढ़ गए दोनों लोग 18-18 साल। अब कह रहे कि 18 साल के बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी। तो 3 गुनी केवल रहेगी, इसका मतलब ये बाप, देखिए बाप हमेशा बड़ा ही रहेगा, तो बाप ये है, और बेटे का 3 गुना ही रहेगा, तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, और ये बराबर हो जाएगा किस 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन में पहले में पता था कि f इक्वल टू 30s है, तो f के जगह पे आप 30s रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 30s रख देंगे, और प्लस हो गया आपका 18। 30s प्लस 18 बराबर, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर 3s, और प्लस 18 तो ये कितना हो गया? 54 हो गया, ठीक है। अब आप ये 30s है इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 30 में से 3 चला जाएगा तो 27s हो जाएगा, और 27s बराबर, ये आपका 54 है, 54 में से 18 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 18 चला जाएगा तो 27 हो जाएगा ना। 18 चला जाएगा 54 में से तो 27 हो जाएगा। 54 माइनस 18 करेंगे तो 18 में से 14 में से 8 गया, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, नहीं 36 हो जाएगा। 4 में से गया 3, 36 हो जाएगा। तो 54 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 54 माइनस 18 हो गया, तो ये बराबर हो गया आपके 36 के। इसका मतलब जो बेटे की उम्र है, बेटे की उम्र, वो एस की वैल्यू आ गई है आपके पास 36/18, 36/27, 36/27 आ गई। लेकिन आपसे पूछा किसका जा रहा है? पूछा किसका जा रहा है? बाप का। देखिए, 36/27 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? एफ जो होगी बेटे के उम्र के कितनी गुनी होगी? 30 गुनी। तो एफ जो निकलेगा वो बेटे का उम्र का 30 गुना निकलेगा, तो इसका मतलब 36/27 इंटू कितना करना पड़ेगा? 30। अब इसको कटा लीजिए, ठीक है। देखिए, 3 से कटाइए इसको, तो 3 दाम में 30 हो गया, और 3 नवा 27 हो गया, और 9 चौके 36 हो गया। तो कटाने पिटाने के बाद ये 4 दाम में 40 आ गया। तो बाप का उम्र कितना आ गया? 40 साल। तो वर्तमान में बाप का उम्र 40 साल।
ध्यान से बात को समझना, वर्तमान में आप मानते हैं हर बात को, तो बाप और बेटा वर्तमान में मानेंगे, बाप जो है बेटे का 30 गुना है, तो पहला इक्वेशन हम लोगों के पास आ गया। 18 साल बाद बोलता है तो दोनों में जोड़ना पड़ता है, यहाँ कई लोग गलती करते हैं, बाप भी 18 साल बढ़ेगा और बेटा भी 18 साल बढ़ेगा, फिर 3 गुना होगा, फिर हमने इक्वेशन को इधर उधर किया, फिर इसको सॉल्व किया। आगे आप देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, निकाली गई संख्या बताइए। तो आप डायरेक्ट भी देख के बता सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा सा समझा देते हैं। अगर योग आपको पीछे भी बताया है कि योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। योग बराबर औसत गुणे संख्या होता है, तो औसत कितना है 27 और संख्या हमारे पास कितनी है 5 है, तो 27 में 5 से गुणा करिए, 5 7 35 का 5, फिर लगा है आपके पास 3, 5 दूनी 10 और 3 13, तो 27 में 5 से गुणा करें तो 135 आ गया। तो ये 5 संख्याओं का जोड़ आपके पास कितना था 135 था। लेकिन ये बोल रहा है उनमें से एक संख्या निकाल दी गई तो औसत में 2 की कमी होगी। जब एक संख्या निकाल देंगे तो हमारे पास संख्याएं कितनी बचेंगी, 4 बचेगी, तो 4 संख्याएं बचेंगी। अब उनका एवरेज 2 का कम हो गया, तो 27 पहले एवरेज था और 2 कम हो गया तो 25 हो गया, एवरेज कम हो गया। अच्छा, संख्याएं भी हमारे पास कितनी है 4, क्योंकि चल चुकी है, तो 25 चौक कितना हो जाएगा 100। पूछ रहा आपसे निकाली गई संख्या बताइए, तो आपको पता है कि 5 संख्याओं का जोड़ 135 है और 4 संख्याओं का जोड़ 100 है, तो 135 में से 100 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी इसको आप लगा सकते हैं, जिन लोगों को क्लास में होंगे उनको डायरेक्ट बताएं कि डायरेक्ट आप इसको देख के बता सकते हैं, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, और बड़े बड़े सवालों को भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एवरेज बहुत आसान चैप्टर होता है। देखिए अब आ जाइए यहाँ पे, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 230 के 30% हो जाए। 320 के 10% में, तो पहले 320 का आप 10% निकाल लीजिए, 320 हो गया, उसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 में पूछ रहा है कि 32 में कितना जोड़ा जाए, 32 में आप क्या जोड़ देंगे, 32 में आपको क्या जोड़ना है कि वो हो जाए कितना, 32 में क्या जोड़ी जाए कि योग जो है, ये जो योग है 230 के 30% हो जाए, मतलब ये इक्वल टू हो जाए 230 के 30% के, तो 230 का 30% निकाल दीजिए, तो 230 का 30% निकालेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, 23 दिया कितना हो गया 69 हो गया। तो देखिए 32 प्लस एक्स बराबर 69, 23 दिया 69 होता है, 20 दिया 60, 30 दिया ना 69 बोले तो 69, एक्स का मान निकालेंगे तो 69 में से आपका 32 चला जाएगा। अब ये जाएगा तो 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, और 6 में से 3 गया तो 3 हो गया, तो आंसर आपका कितना हो गया 37 हो गया। 37 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पेट में जो सवाल आएगा वो नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन ही रहेंगे, जिनको आपको आराम से डील कर लेना है, और जितनी भी क्लास लेंगे आप उनको लगातार देखते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है और आराम से आप बीट वो एग्जाम निकाल पाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए क्या बोल रहा है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। अब ये पूछ रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याएं होंगी, क्रमागत होने का मतलब अगर एक विषम संख्या आपकी 1 है और दूसरी कितनी आएगी 3 आएगी, और फिर 3 है तो ये क्या आएगी 5 आएगी, 5 है तो क्या आएगी 7 आएगी। तो ये पूछ रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए हम इन दो संख्याओं को पहले लेके चल रहे हैं, 1 3 को, तो इनके वर्गों का अंतर निकालेंगे, तो थोड़ा सा आप इसको उल्टा लिख लीजिए ताकि और आपको ठीक समझ में आ जाए। देखिए हम इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ पाएंगे। मान लीजिए कि एक संख्या हमारे पास कितनी है 7 है, अच्छा एक विषम संख्या, उसके बाद एक विषम संख्या कितनी थी 5, अच्छा यहाँ पे अगर 5 आप ले लेते हैं तो एक और ले लीजिए 3, अच्छा एक और ले लीजिए ताकि पूरा क्लियर हो जाएगा, हर जगह से आपको समझ में आएगा। ये 3 हो गया, ये इतना खराब लिखा जाए, देखिए फिर से ये 3 हो गया, और उसके बाद आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है दो क्रमागत विषम संख्याएं, ये भी दो क्रमागत विषम संख्या, ये भी दो क्रमागत विषम संख्या। हम ऐसे आप हजारों एग्जांपल ले सकते हैं, हमने 3 इसलिए ले लिए कि यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इनका अंतर हमेशा किससे, इनके वर्गों के बीच का अंतर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका भी इसी तरह देख लीजिए, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका अंतर पूछ रहा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका कर देंगे। अच्छा ये भी आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, यही होता है।
एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 7 5 12 हो गया। अब 12 इंटू 2 हो गया, तो 12 2 और कितना होता है, ये 24 हो गया। इसका मतलब 24 तो इससे 3 से नहीं कटता, ये तो खत्म, अरे सॉरी 3 से तो कटता है, 7 से नहीं कटता है, तो 7 से नहीं कटता। देखिए अभी 6 से भी कट रहा है, 6 चौक 24, 8 3 24, लेकिन आपको वो संख्या बताना है जो सबसे कट जाए, हमेशा डिवाइड हो, लिखा क्या है यहाँ पे, हमेशा विभाजित हो, तो हमेशा विभाजित होगा वो ढूंढना है। तो फिलहाल तो ये 3 से भी कट जा रहा है, 6 से 8 से। यहाँ देख लीजिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा तो 5 प्लस 3 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होगा तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 5 में से 3 गया 2, 8 दूनी कितना हो गया 16। देखिए अब यहाँ लिमिटेशन लगने लगा धीरे धीरे, 16 अगर आ गया तो क्या 6 से 16 डिवाइड होता है, नहीं डिवाइड होता है। क्या 3 से 16 डिवाइड होता है, नहीं डिवाइड होता है। क्या 7 से होता है, नहीं होता है। देखिए 8 से तो ये भी हो गया, 8 से ये भी हो गया। अगले एग्जाम्पल को देखिए तो 3 3 9 हो गया, 9 माइनस 1 हो गया, तो कितना हो गया 3 3 9 माइनस 1, ऐसे ही कर दिए, चाहे वैसे ही कर लीजिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी के द्वारा। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी करिए तो 3 और 1 कितना हो जाता है 4, और ब्रैकेट में a माइनस बी तो 3 में से 1 गया 2, तो ये क्या हो गया 4 दूनी 8 हो गया। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि कोई भी दो लगातार विषम संख्या है तो उनके वर्गों का अंतर हमेशा 8 से डिवाइड होगा। देखिए 8 से, फिर 8 से, फिर 8 से, और भी संख्याओं से डिवाइड होगा, लेकिन हमेशा बोला है तो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 8 से। तो ये आपके 5 न्यूमेरिकल थे जो काफी इजी पूछे जाते हैं, थोड़े से टेक्निक लगा के पूछे जाते हैं, तो इनको लगातार आप देखते रहिए। चलिए आगे अब आपका ग्राफ शुरू होगा। ग्राफ शुरू होने से पहले आप इस ग्राफ को ठीक से समझिए, और जब समझेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। सवाल में क्या दिया है, दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। विगत वर्षों में कंपनी का उत्पादन प्रतिशत आपको दिया गया, उत्पादन का ये प्रतिशत है, इसका मतलब 2015 में 20% उत्पादन हुआ है, 2016 में 10% उत्पादन हुआ है, 2017 में 10% हुआ है, 2018 में 30% हुआ है, 2019 में 70%। ऐसे आप देखते रहेंगे, ये साफ साफ लिखा हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक लिखा हुआ है। अब आइए सवाल क्या है, देखिए दिए गए वर्षों में उत्पादन का लगभग औसत प्रतिशत बताइए। तो लगभग औसत पूछ लिया तो सब जोड़ना पड़ता है, आपको पता ही है। देखिए एक सवाल इसमें परसेंटेज से रहना है, गुना से रहना है, रेशियो से रहना है, और एक सवाल आपको औसत परसेंटेज गुना और का कितना ऐसे करके पूछेगा, से कितना, वो शुरू में आपको वीडियो में बताए थे, समझिएगा। देखिए यहाँ पे 20 है तो आप यहाँ पे 20 लिख लीजिए। पहला आपका 20% उत्पादन हुआ था, ठीक है। दूसरा आपका उत्पादन हुआ था कितना, 10%, 10 लिख लीजिए। तीसरा आपका उत्पादन हुआ फिर से 10%, तो फिर 10 लिख लीजिए। फिर चौथा उत्पादन हुआ 30%, तो 30 लिख लीजिए। फिर पांचवा उत्पादन हुआ है कितना, 20 10 10 30, और ये 70%, तो ये 70 लिख लीजिए, ठीक है। आगे फिर 50 लिख लीजिए। फिर इसके बाद आप लिख लीजिए 50 के बाद क्या है, 50, ये 50 हो गया, 70 50 ये वाला, तो ये देखिए बीच में आ गया, दोनों के बीच में आ गया, तो 30 और 40 के बीच में आ गया, तो 35 लिख लीजिए। 35 के बाद आप एक और यहाँ पे लिखा हुआ है 40, इसको लिख लीजिए। अब आपको इसको जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद आपको पूरी संख्या जुड़ के आ जाएंगी, तो ऊपर से जोड़ते आ जाइए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5, ठीक है। इधर 2 और एक 3 और एक 4, 3 7 7 14, 14 और 5 19, 19 20 21 22, और 22 और 4 कितना होता है, 22 4 होता है 26। तो ये 265 आ गया पूरा प्रतिशत का जोड़। अब 265 को आपको डिवाइड कर देना है कैसे, से डिवाइड करेंगे, कितनी कंपनियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड करिए। 8 से डिवाइड करेंगे तो लगभग पॉइंट में जाएगा, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 हो गया, फिर 2 बचा है तो फिर 8 तरीके 24 हो गया, फिर 1 बचा है तो 1 2 5 ऐसे करके आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 33 इतना है, तो लगभग औसत प्रतिशत पूछा है, पूरा एक्यूरेट नहीं पूछा था, लगभग पूछा है, तो आंसर क्या हो गया 33%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 33%। नेक्स्ट में आइए, कर किस वर्ष उत्पादन प्रतिशत सबसे अधिक था, ये तो देख के आप बता लेंगे। तो सबसे अधिक उत्पादन प्रतिशत कितना है, 2019 में, तो 2019 में है, तो आंसर हो गया, बात खत्म हो गया। चलिए आगे वाले में बढ़ जाइए। आगे कह रहे हैं कि वर्ष 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या थी, आपको बताना है कि वृद्धि थी कि कमी थी। दो आंसर वृद्धि में है, दो आंसर कमी में है। तो 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में, तो 2021 का डाटा देखिए, 2021 का डाटा ये है, और पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुआ, तो एक तो बात हो गई कि कमी थी, तो दो आंसर तो आपका खत्म हो गया। पिछले वर्ष 2021 में तो खत्म हो गया। 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में, 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुआ, उत्पादन में कमी आ गया। ये तो अच्छा, कमी किससे आया, तो ये कमी आपका कितना है, 50 है, 50 हो गया।
और ये पहुंचा कहाँ 50 से पहुंचा यहाँ पे है ये 30 और 35 के बीच में, तो 35 आ गया। तो इतना तो हमको पता चल गया भाई, कमी आ गया इसमें, कितने का कमी आ गया, 15 का कमी आ गया। और किससे आया, तो 50 से आया। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, बार बार ये मिलेगा। तो 50 से आया इंटू क्या करना पड़ेगा 100, तभी ना प्रतिशत निकलेगा फ्रैक्शन को। तो 50 से कम में 50 और 50 दूनी 100 और 15 दूनी 30%। तो ये आंसर आपका कितना हो गया 30%। तो आंसर क्या हो जाएगा 30%। 30% की कमी, ये आंसर सही है डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अच्छा ये थोड़ा सा थ्योरी टाइप दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सही होगा जब प्रत्येक उत्पादन संख्या प्रति इकाई उपयुक्त है। तो चलिए ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, प्रति इकाई उपयुक्त है तो ठीक है। इनमें से किसी वर्ष उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि 11 से कम नहीं है। उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि 11 से कम नहीं है। तो देख रहे हैं 11 से कम तो ये 2 है भाई। प्रतिशत वृद्धि जो है, अच्छा प्रतिशत वृद्धि का बात कर रहे हैं, तो प्रतिशत वृद्धि 11 से कम नहीं। तो देखिए यहाँ पे तो कमी हो गया, ये बराबर ही है। यहाँ वृद्धि आपको देखना पड़ेगा, यहाँ ये दोनों भी कमी, ये कमी और ये देखना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि आगे सही हो जाए। तो आगे हम इसको देखेंगे, पहले ये देखा जाए। प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि होती है। ऐसा तो नहीं है, आप देख रहे हैं प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि होती है। यहाँ कहाँ वृद्धि हुआ, कमी हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन गलत है। वर्ष 2019 में उत्पादन सबसे कम था, तो वर्ष 2019 में तो सबसे अधिक था, तो ये भी गलती हो गया। अब बोल रहा है कि वर्ष 2016 तथा 17 का उत्पादन समान है। तो वर्ष 2016 और 17 का उत्पादन क्या है, वर्ष 2016 और 17 का उत्पादन समान है। देखिए 16 का भी है 17 का भी है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। जब आपको सही ऑप्शन निकल गया है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं जाके गलती हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान देंगे डी को। पहले सवाल को पूरा लगाने से पहले जल्दीबाजी में ना रहे, पहले ऑप्शन पूरा पढ़िए। ऑप्शन पढ़ने पे ये तो दोनों गलत हो गया और ये अपने आप सही हो गया, तो ये भी गलत ही होगा। ये कहाँ से सही हो जाएगा, दो तो सही हो नहीं जाएगा। ए और बी दिया रहता तो हम उसको चेक करते हैं। अब 2 बार हमको प्रतिशत चेक करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, 3 बार। तो उससे अच्छा है कि हमने लगा दिया आंसर। चलिए ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को, कर किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है, तो यहाँ कमी है, फिर यहाँ बराबर है, यहाँ पे अधिक हुआ है, यहाँ पे अधिक हुआ है। तो आपको भी देख के पता चल रहा है कि ये ग्राफ इतना बड़ा जा रहा है। ये जो ग्राफ जा रहा है प्रतिशत वृद्धि यहाँ पे ज्यादा होगा ना, देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा है। इसकी तुलना में तो ज्यादा ही है और इसकी तुलना में भी ज्यादा है। तो सीधा बिना बुद्धि लगाए यहाँ सीधा आंसर करिए कि 2019 में सबसे प्रतिशत ज्यादा है। तो ये डीआई ठीक ठाक था, आसान था। एक डीआई में थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी सब ठीक था। चलिए अब नेक्स्ट वाले डीआई में देखिए। अब नेक्स्ट डीआई में क्या हो रहा है, कह रहा है कि सन 2021 के पहले 6 महीने के एक प्रसव चिकित्सालय में जन्म लेने वाले नर एवं मादा शिशुओं का स्तंभ आरेख में दिया गया। स्तंभ आरेख का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए और देख के समझ में आएगा। देखिए ये कहाँ है, 8 पे है। हम लोग थोड़ा सा इसको समझने के लिए यहीं पे 8 लिख लेते हैं ताकि समझ में आएगा। ये 8 पे और ये कब पे है 6 पे, ये भी कब पे है 6 पे, ये कब पे है 7 पे, ये कब पे है 8 पे, 8 पे, ये कब पे है भाई 5 पे। देख रहे ना, यहाँ से ग्राफ आपको मिलाना है। ये 5 पे है और ये कब पे है 4 पे। फिर अगला वाला देखेंगे तो ये भी है 6 पे, ये है 7 पे और ये है आपका 8 पे और ये है आपका कब पे 7 पे। ठीक है, तो हम ये बना दिए। कई लोगों को इधर से देखने में डिस्टर्ब होगा तो हम इसी पे बना दिए। आप भी चाहे तो अपने पेपर में ऐसे बना लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। हमेशा बार बार आप मिस्टेक नहीं होगा, आराम से देख लेंगे। चलिए अब सवाल क्या है, उपयुक्त 6 महीने में कितने महीने ऐसे हैं जब नर शिशुओं की संख्या मादा शिशुओं की संख्या से अधिक रही है। नर शिशुओं की संख्या मादा शिशुओं से अधिक रही है। तो देखिए नर वाले पहले है, मेल उधर लिखा है तो मेल है और ये फीमेल है। ये मेल है फिर फीमेल है, पहले मेल है, नर वाले हैं और फिर फीमेल है। ये जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का। सवाल क्या था, उक्त 6 महीने में कितने महीने ऐसे हैं जब नर शिशुओं की संख्या मादा शिशुओं की संख्या से अधिक रही है। नर शिशुओं की संख्या मादा से अधिक रही, तो एक तो पहला यही नर शिशु अधिक है, यहाँ नर कम है, यहाँ बराबर है, तो बस अभी एक मिला है। यहाँ भी एक अधिक है, यहाँ कम है, यहाँ कम है। कितनी जगह अधिक है, एक जगह यहाँ अधिक है, यहाँ बराबर हो गया, यहाँ अधिक है और यहाँ अधिक है। कैथन कितना जगह मिला, 3। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। उक्त 6 महीने में सबसे कम शिशु किस महीने में पैदा हुआ है। सबसे कम शिशु किस महीने में पैदा हुआ है, तो देखिए ये तो ग्राफ सब आपको ज्यादा ज्यादा दिख रहा है इसी में ना। तो इसको हम लोग पिछले में देखे थे, ये 5 था और ये कितना था 4 था। तो 5 और 4 कितना होगा, 9 हो जाएगा।
तो कौन सा महीना है? अप्रैल। तो अप्रैल का महीना है तो 7 हो गया, आंसर खत्म हो गया। चलिए आगे वाले में ही आगे कह रहा है कि आगे वाला क्वेश्चन था आपका, ऊर्ध्वाधर स्तंभ आरेख में एक चिकित्सालय में नर एवं मादा शिशुओं के जन्मों को दिखाया गया, वो तो था पहले से। तदनुसार वे महीने कौन से हैं जिनमें मादा शिशुओं की जनसंख्या कम से कम नर शिशुओं की संख्या के बराबर रही है? कम से कम बराबर रही है, आपको बताना है कि कम से कम बराबर रही है। तो बराबर तो आपको एक ही जगह दिख रहा है कि 5 में रह रही है ना, मार्च में रह रही है, मार्च में बराबर है। यहाँ तो बराबर नहीं, तो जनवरी आपका ऑप्शन से कट जाएगा। तो जनवरी कहीं ऑप्शन में अगर होता है तो उसको निकाल दीजिए, जनवरी में थोड़ा ज्यादा ही डिस्टर्ब है, लेकिन और जगह एक एक ही यूनिट का कमी ज्यादा है और यहीं पे बराबर है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। केवल मार्च होना चाहिए आंसर में, मार्च होगा तो कम से कम बराबर यहीं पे है, नहीं तो सीधे सीधे 4 और होना चाहिए। इसको छोड़ के ये भी तो एक ही यूनिट का फर्क है, यहाँ भी 1 यूनिट का फर्क है, यहाँ भी 1 यूनिट का फर्क है, यहाँ पे भी 1 यूनिट है। और सवाल क्या है कि जिसमें मादा शिशुओं की जन्म संख्या कम से कम नर शिशुओं की संख्या के बराबर रही है, तो बराबर तो यही रही है। तो बराबर किस में रही है? मार्च में। तो मार्च आंसर हो जाएगा, खाली मार्च हो जाएगा। ये दोनों तीनों ऑप्शन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि पहले 5 महीने में नर शिशुओं और मादा शिशुओं के जन्म का अनुपात क्या होगा? पहले 5 महीने में मतलब 1 2 3 4 5, इस महीने को आपको इसमें नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। इस महीने को नहीं लेना, पहले 5 महीने के नर शिशु और मादा शिशु के जन्म का अनुपात। तो पहले में देखिए, पहले में कितना हुआ था? 8। ये मेल का बात हम कर रहे हैं, नर शिशु का बात कर रहे हैं, तो पहले में 8 हुआ था, 8 ले लिए। दूसरे में कितना हुआ था? 6। तो 8 प्लस 6। अगले में देख लीजिए, फिर कितना हुआ? 8। फिर और आगे बढ़ जाइए, फिर कितना हुआ इसमें? इसमें कितना हुआ है? 5। तो यहाँ पे हो गया 5। आगे बढ़ जाइए, इसमें इसमें कितना हुआ है? 6। तो ये 6 हो गया। तो इसमें कितने मादा मेल आ गए? तो मेल आप देख रहे हैं, तो 8 और 8 16, 4 20, 2 22 और 5 27, 3 30, 3 33। तो मेल आपके 33 हो जाएंगे। तो 33 ऑप्शन इसी में है, ये आपका आंसर हो चुका है, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए हम इसको लगा रहे हैं। आंसर आप ऐसे ही लगा दिया करेंगे। 33 ऐसे भी देख रहे हैं कि 3 11 का मल्टीपल एक आ गया, अब कटेगा नहीं उधर, 32 आ गया, फिर भी देख लीजिए हम लगा दे रहे हैं। 6 यहाँ पे हो गया, तो ये फीमेल का हो गया 6, और आगे फीमेल का फिर देखिए 6 हो गया, यहाँ फीमेल का कितना है? 7 है। फिर आगे वाले में फीमेल का देख लीजिए 8 है। फिर आगे वाले में और फीमेल का देख लीजिए, ये वाला, ये कितना है? 4 ही पे है ना, 4 है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये कितना है? तो ये आपका था 7 है ना, 6 तो नीचे है, 7 है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं फिर, 7 और 6 13, 7 20 1 21, 4 25, 36 और 1 25 और 1 मिनट, 6 और 7 13, 7 20 और 1 21 और 4 25, 25 और 7 कितना होता है? 32। तो ये आपका हो गया 33:32। पहले ही आंसर आ चुका था, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पहले आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे जाइए, किसी एक महीने में सबसे ज्यादा जन्मे बच्चों का प्रतिशत किसी अन्य महीने में सबसे कम जन्मे बच्चों से कितना परसेंट कितना ज्यादा है? ये किसी एक महीने में सबसे ज्यादा जन्मे, तो किसी एक महीने में सबसे ज्यादा जन्म किस में हुआ? इसी में हुआ, दोनों में बराबर बराबर है। तो 8 8 16 हुआ है। तो ये 16 आपका जन्म हुआ है किसी एक महीने में अधिक से अधिक जन्मे बच्चों का प्रतिशत किसी अन्य महीने में सबसे कम जन्मे। सबसे कम इसमें जन्मे हुए हैं, देख रहे हैं अप्रैल में सबसे कम जन्मे, कितने जन्मे हैं? यहाँ 5 जन्मे हैं और यहाँ 4, तो 9 जन्मे हैं। तो बात खत्म हो गया। तो सबसे अधिक जो जन्म हुआ है वो 16 हुआ है, सबसे कम जन्म हुआ है 9 हुआ है। अब सवाल क्या है, ये देखिए, सवाल ये है कि किसी एक महीने में सबसे ज्यादा जन्मे बच्चों का प्रतिशत, ये वाला प्रतिशत किसी अन्य महीने में सबसे कम जन्मे जन्मे बच्चों से कितना ज्यादा है। इससे ये पूछ रहा है कि कितना ज्यादा, यही आपको समझना है सवाल में। इससे ये कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। इससे ये 7 ज्यादा है ना, 9 और 7 16 होता है, तो 7 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 9 से। तो बटा में आपको 9 लिख देना है, इंटू क्या कर लेना है? 100 कर लेना है। अच्छा आपको पता है कई बार प्रतिशत में और जानते भी होंगे, 100/9 क्या होता है? 11 सही 1/9 होता है, और इसमें 7 से गुणा करना है, तो 11 7 77 हो गया, और 7/9 आप इसको गुणा उणा कर लीजिएगा, गुणा करके लगा लीजिएगा, ये आएगा 77 सही 7/9, जो कि पहला नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखें। अच्छा नेक्स्ट खत्म हो चुका है। तो देखिए 2 डीआई हम लोग इधर कर रहे हैं, आप इनको धीरे धीरे देखते रहिए। आगे वाले जो डीआई कराएंगे उनका एक ग्रुपिंग करके करा देंगे। देखिए चार्ट वाले, पाई चार्ट वाले जितने डीआई हैं, तो पाई चार्ट वाले डीआई को एक वीडियो में 4 डीआई करा देंगे, जहां से आप आराम से
पेपर से पहले तक आप रिवीजन करते रहिएगा। तो 4 डीआई पाई चार्ट के करा देंगे तो पाई चार्ट का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फिर 4 डीआई आपको आय व्यय का करा देंगे एक वीडियो में। तो आय व्यय के जितने सवाल होंगे 4 डीआई यहाँ कर लीजिएगा तो ये भी निपट जाएंगे। अच्छा, लाभ हानि का सवाल आता है तो लाभ हानि वाले भी डीआई 4 करा देंगे। तो एक और वीडियो बनाएंगे उसमें 4 डीआई 4 डीआई 4 डीआई करके या 3-3 डीआई करा देंगे जिसमें हो जाएगा आराम से। तो एक पाई चार्ट का कर लेना आपको, एक आय व्यय का कर लेना, फिर लाभ हानि का एक रेंज वाला सवाल आता है। ये रेंज दिया रहता है जिसको वर्ग बोलते हैं 10 से 20 वाला। तो ये वाले सवाल अभी आए नहीं है तो ये आने की संभावना है, थोड़ा ध्यान रखना। तो इसको भी करा देंगे 2 या 3 तो ये भी हो जाएगा। अब एक और रेंज आता है, रेंज के 2 टाइप होते हैं, दोनों में से सवाल कभी भी आ सकता है। ये ऐसे रेंज होता है, यहाँ पे आपको 26 भरा रहेगा, यहाँ पे 29, यहाँ पे 35। तो ये रेंज आपको डिवाइड करना सिखाएंगे। तो ये रेंज वाले सवालों को हो सकता है एक में करा दे, इसको आपको करा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दिया जाए। धन्यवाद।